यहाँ तक मैंने आपको कल करा दिया था। अब इसकी सैम्पलिंग मेथड की मेरिट्स दे रखी हैं। सैम्पलिंग मेथड जो होता है उसकी वो कम खर्चीली मतलब इकोनॉमिकल होती है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पास डाटा है उसमें से हम कुछ सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं सिर्फ, जिसमें मनी की और ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो नहीं करना पड़ता, उसकी सेविंग हो जाती है। फिर दे रखा है सेविंग ऑफ टाइम भी बच जाता है, क्योंकि इतना सारा डाटा इकट्ठा करने की बजाय हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, इस विधि में सीमांत मदों का अध्ययन किया जाता है। सीमांत का मतलब होता है जैसे एक से दूसरे के बीच का डिफरेंस, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी कोई मिस्टेक भी है, जैसे पहले का डिफरेंस दूसरे से अलग आ रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये डिफरेंस है, तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन हो जाता है एरर का। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, मतलब बहुत सारा डाटा है, जैसे पूरी क्लास या पानीपत के स्टूडेंट्स में से हमने कुछ सैंपल इकट्ठे कर लिए हाइट के बच्चों के, तो पूरे जितने भी बच्चे हैं उन सबका एक कंक्लूजन हमारे पास आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा कि इससे संगठन और प्रशासन अधिक सुविधापूर्वक ढंग से काम कर सकते हैं, मतलब अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मोर साइंटिफिक क्यों है, क्योंकि इसमें न्यायदर्श द्वारा जांच, मतलब इसमें ये नहीं है कि हमने किसी से पार्शियलिटी करी होगी या कुछ, हमने ऐसी सैंपल निकाल लिए, तो ये मोर साइंटिफिक है, मतलब किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं हो सकती एक तरफ से देखा जाए तो। लेकिन हाँ, पार्शियलिटी आप कह भी सकते हो सकती है, लेकिन अगर आप डीमेरिट में लिखोगे तो पार्शियलिटी हो भी सकती है। जैसे मान लो कोई कुछ मेन सैंपल निकालना चाहते हो तो वो वही सैंपल निकालेंगे, तो आप कह सकते हो एक तरीके से कि मोर साइंटिफिक भी हो सकता है, जैसे प्रतिदर्श विधि अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि आंकड़ों की अन्य न्याय दर्शों द्वारा जांच की जाती है, मतलब सैंपल जो है वो देख परख के चूज़ किए जाते हैं। फिर पार्शियल दे रखा है कि हो सकता है पक्षपात की संभावना हो, जो सैंपल हमें पसंद हो हम उन्हीं को ही चूज़ करें। कंक्लूजन गलत निकल सकते हैं कि सैंपल का अगर गलत चूज़ कर दिए तो कंक्लूजन भी गलत होंगे। डिफ़िकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, अब जैसे कि मान लो बच्चों की हाइट है 4 फुट 5 फुट इतने इंच, 6 फुट इतने इंच, तो उसमें से मैं कौन से सैंपल निकालूं, तो कई बार जो सैंपल है मेन जो रिप्रेजेंट करेगा सारे डाटा को, वो सैंपल निकालना मुश्किल हो जाता है। डिफ़िकल्टी इन फार्मिंग अ सैंपल, यही है कि कई बार सांख्यिकी समूह इतना ज़्यादा विविध बहुत लार्ज लेवल पे हो जाता है कि सैंपल समझ नहीं आते, कन्फ्यूजन हो जाती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज सैंपल, ये नहीं है कि हमने कह दिया कि 4 सैंपल निकाल लिए। पूरे पानीपत में अगर हम बच्चों के लिए कोई सर्वे कर रहे हो और उन सब बच्चों का जितना डाटा हमारे पास है उसमें से हमें कुछ सैंपल निकालने हैं, तो उसके लिए एक्सपर्ट्स होने चाहिए जिनको नॉलेज हो उसकी पूरी, ऐसे नहीं कि कोई भी सैंपल उठा के निकाल दिया। फिर कह रहा है कि जो मेन एलिमेंट्स होते हैं सैंपल कलेक्ट करने के लिए वो कौन से होने चाहिए। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो सैंपल ऐसा होना चाहिए जिसमें से चूज़ किया गया है वो उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे। मतलब जैसे अगर मैंने हाइट का लिया है 5 फुट 5 इंच, तो वो 5 फुट 5 इंच जो है वो पूरे डाटा जितने भी टोटल डाटा उन सबको क्या करे, रिप्रेजेंट करे। जो डाटा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब वो डाटा एक दूसरे पे डिपेंड ना हो, मतलब एक इकाई का प्रतिदर्श में शामिल होना दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने ये वाला डाटा चूज़ किया, ये सैंपल लिया, तो मुझे अगला भी वही लेना पड़ेगा। होमोजीनियस का मतलब होता है कि होमोजेनिटी का मतलब एक जैसे होना चाहिए, मतलब अगर आप हाइट ले रहे हो तो हाइट का ही होना चाहिए डाटा। उसके बाद है एडिक्वेसी का मतलब है कि पूरा होना चाहिए, मतलब डाटा हाफ नहीं होना चाहिए कि अगर मान लो जैसे 50 डाटा मेरे पास आया 50 नंबर्स का और 50 अभी रहते हैं, तो मैंने 50 में से ही सैंपल निकाल लिया, तो वो गलत हो जाएगा कि 50 अभी रहते हैं तो उसमें से तो सैंपल लिए नहीं गए, तो कंक्लूजन गलत निकल जाएगी। अब जब हम सैंपल इकट्ठा करते हैं ना, तो उसके लिए भी मेथड्स होते हैं कि कौन से मेथड से सैम्पलिंग की जाए। सबसे पहले दे रखा है रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि हमने ऐसे ही चूज़ कर लिया, कोई भी डाटा निकाल लिया, कोई भी चूज़ मतलब उसमें से नंबर कर लिया। रैंडम सैम्पलिंग इज़ दैट मेथड विच ईच आइटम ऑफ यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड इन दी सैंपल। हम कोई सा भी एक भी नंबर जो है, हम कोई भी आइटम एकदम से चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो लॉटरी, जैसे मेथड दे रखा है इसका लॉटरी मेथड, जैसे कि हमने कोई भी नंबर चूज़ किया, उस नंबर के अकॉर्डिंग आगे क्या हो गया, फिर हमारी
सारा जो कंक्लूजन है वो हम निकालेंगे। फिर एक होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर। टेबल मतलब उसमें से कुछ ट्रिपलेट नंबर होते हैं टिपेट के। वो कह रहा है ये टिपेट मेथड के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, जैसे इस विभिन्न सारणियों में टिपेट तालिका अधिक प्रसिद्ध है। टिपेट में जैसे इतने अंकों के प्रयोग से इतने 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 मतलब टोटल नंबर ये है हमारे पास, तो इतने इतने नंबर्स 4-4 अंकों की संख्या में चूज़ कर लिए हमने। इस विधि के अनुसार पहले समग्र की सभी मदों को क्रमबद्ध, मतलब जो पहले समग्र हैं, पहले वाले डाटा उनको लिख लेंगे। उसके बाद टिपेट तालिका की सहायता से जितने सैंपल हमने चूज़ किए हैं उनके अनुसार संख्याओं का चुनाव कर लेंगे। मतलब इनको भी आप कह सकते हो रैंडमली नंबर, इनमें से रैंडम नंबर चूज़ करते जाएंगे। मतलब इनको हम इस इतने की फॉर्म में लिखते जाएंगे और उनमें से कुछ कुछ नंबर चूज़ करते जाएंगे। इस रैंडम मेथड की गुण मेरिट्स दे रखी हैं। पक्षपात नहीं कर सकते आप, बेस नहीं हो सकता, पार्शलिटी नहीं हो सकती। समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव का समान अवसर होता है। मतलब जैसे ये नंबर है, मैंने इनको थोड़े गैप दे के लिखा है, थोड़ा सा इसमें मार्जिनल फॉर्म में, तो अब इसमें से मैं कोई भी डाटा चूज़ कर सकती हूँ। शुद्धता का अनुमान लगाया जा सकता है। इजी मेथड है, सारा डाटा कलेक्ट करने से हम उसके हार्डवर्क से बच जाते हैं। बट इसकी डीमेरिट भी है, ये प्रतिदर्श का आकार छोटा है क्योंकि हम उसके टुकड़े बना लेते हैं। जैसे इसमें हमने 4 टुकड़े बना लिए इसके, तो हम टुकड़े बना लेते हैं इसमें, तो जिससे सैंपल प्रॉपर वे में नहीं आता। यदि सांख्यिकी समूह में कुछ इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण है तो उनमें प्रतिदेश में शामिल होना ज़रूरी है। मतलब इसके अंदर सारे डाटा तो आते नहीं है, अगर कोई एक मेन है उसमें कंपोनेंट्स या मेन डाटा है जो वो अगर सैंपल हमने वो नहीं लिया तो वो छूट जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है जो इम्पोर्टेंट नंबर होता है वो सैम्पलिंग होने से रह जाता है, तो ये इसकी डीमेरिट है। करो आप, फिर मैं आपको आगे कराऊँगी।